वाक्य मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। यदि शब्द की प्रारंभिक अवस्था है यदि शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है तो वाक्य उसका विकास। वाक्य में मुख्यतः तीन चीजें होना अनिवार्य है: आकांक्षा, योग्यता और क्रम। आकांक्षा उसे कहते हैं जब वाक्य को सुनकर दूसरे शब्द या दूसरे पद को जानने की इच्छा हो। मतलब वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को जानने सुनने की इच्छा या उत्कंठा को आकांक्षा कहते हैं। वहीं योग्यता वाक्य की सार्थकता को प्रदर्शित करती है। मतलब जब वाक्य सार्थक हो, उसका कोई निश्चित अर्थ स्पष्ट हो, तब उसमें यह समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है। वहीं जब क्रम, जब शब्दों के क्रम वाक्य में सही क्रम में हो, पद सही स्थिति में हो, सही तरीके से उनको लिखा गया हो या पढ़ा जा रहा हो, तब वाक्य में क्रम का होना सुनिश्चित किया जाता है। रोटी मैंने खाई, यह वाक्य ठीक नहीं है। तो रोटी शब्द को मैंने के बाद आना चाहिए, मैंने रोटी खाई, तो इसमें क्रम सुनिश्चित है। अब वाक्य में निम्न पदबंध हो सकते हैं, जैसे कि संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। पदबंध को इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। संज्ञा पदबंध जब किसी पदबंध या वाक्यों के समूह से किसी संज्ञा को दर्शाया जा रहा हो, संज्ञा को स्पष्ट किया जा रहा हो, तब उसको संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे इतने धनी मानी व्यक्ति, भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे, रात को पहरा देने वाला, मिट्टी का तेल, ये सब संज्ञा पदबंध है, क्योंकि इन सब शब्द समूहों से या पदों से किसी एक निश्चित संज्ञा का बोध हो रहा है। वहीं विशेषण पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध होता है। नाली में बहता हुआ अर्थात पानी, चांदी से भी प्यारा मुखड़ा, शेर के समान बलवान एक व्यक्ति, 1 किलोमीटर या 1 किलो भर आटा या 1 किलोमीटर रस्सी, गज 2 गज, कुल 4 आदमी, ध्यान में मग्न साधक, काम में लगा हुआ आदमी। इन शब्द समूहों से विशेषण या विशेषता बताई जा रही है, तो इन शब्द समूहों को विशेषण पदबंध कहेंगे। सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध तब कहा जाएगा जब किसी शब्द समूह से किसी सर्वनाम को दर्शाया जा रहा हो। जैसे मुझ अभागे ने, दैव का मारा वह। इसी तरह अन्य पदबंध भी होते हैं, जैसे कि क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध जब किसी पद समूह से शब्द समूहों से किसी क्रिया का ज्ञान हो, तब उसे क्रिया पदबंध कहेंगे। लौट कर कहने लगा, जाता रहता था, कहा जा सकता है। इन शब्द समूहों से क्रिया का ज्ञान हो रहा है, तो इन्हें क्रिया पदबंध कहेंगे। वहीं क्रिया विशेषण पदबंध जब किसी क्रिया की विशेषता का ज्ञान हो किसी पद समूह से, तब उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। घर से होकर जाऊंगा, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला, जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया, दोपहर ढले, किसी न किसी तरह। इस तरह इन शब्द समूहों को हम लोग क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। अब देखते हैं कि पदबंध और उपवाक्य में क्या अंतर है। तो उपवाक्य या क्लॉज और पदबंध या फ्रेज मुख्यतः इन तरीकों से पहचाना जा सकता है कि पदबंध में या फ्रेज में क्रिया नहीं होती। ये पद समूह किसी एक निश्चित सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया विशेषण या क्रिया का ही बोध कराते हैं, परंतु ये इनमें क्रिया नहीं होती। परंतु उपवाक्य में या क्लॉज में क्रिया होती है और इनसे आंशिक भाव भी प्रकट होता है। जैसे कि जो ही वह आया, यहाँ पर आया क्रिया इस शब्द समूह में है, अर्थात यह क्लॉज है। अब देखते हैं कि पद के 5 भेद कौन कौन से हैं। हमने पहले ही जाना है: संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और सर्वनाम पदबंध। वहीं जो उपवाक्य क्लास होते हैं उसके सिर्फ 3 भेद होते हैं: संज्ञा, विशेषण और क्रिया। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। वाक्य और उपवाक्य। मोहन खेलता है, मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। अब देखते हैं कि उपवाक्य क्या है। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों हो, उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्यों की पहचान निम्न रूप से की जा सकती है, जैसे ये संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं: कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों ज्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ इत्यादि इन वाक्यों में होते हैं। उपवाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य को पहचानने के लिए हमें की शब्द को ढूंढना चाहिए। जैसे कि राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहाँ पर की शब्द से राम ने कहा, अर्थात इन उपवाक्यों को हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं कि ये संज्ञा उपवाक्य है। वहीं विशेषण उपवाक्य जैसे जो, जैसा, जितना, अगर इन शब्दों को के द्वारा इन वाक्यों को जोड़ा गया है, तब उन्हें विशेषण उपवाक्य कहेंगे। वहीं क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि, इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। एक बात याद रखने वाली है कि उपवाक्यों को जोड़ने से पहले या 2 उपवाक्यों के मध्य अर्धविराम चिन्ह हो सकते हैं, इनके द्वारा भी इन्हें पहचाना जा सकता है। तो वाक्य के अब कितने भेद होते हैं? वाक्य को रचना की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है: सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक विधेय, एक उद्देश्य हो, उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य जब मिलते हैं अवयवों के द्वारा, तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। वहीं मिश्र वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, परंतु इनमें एक से अधिक समापिका क्रियाएं या क्रियाएं हो सकती हैं। आगे हम इन्हें पहचानने का तरीका देखेंगे। जैसे कि मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और ये इनमें एक से अधिक समापिका क्रियाएं हो सकती हैं। वहीं जैसे कि उदाहरण में
वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। आप देखेंगे ये जो मिश्र वाक्य हैं, ये जो दो साधारण वाक्य आपस में जिसने से शब्द से इनको जोड़ा गया है। तो अगर किसी वाक्य में या वाक्य समूह में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, यदि तो, यद्यपि, तथापि मिले तब इन्हें हम मिश्र वाक्य कह सकते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा वाक्य या उपवाक्य उस पर आश्रित होता है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। तो यहाँ पर आश्रित वाक्य महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, इससे आंशिक अर्थ प्रकट होता है। वहीं पर वह कौन सा मनुष्य है मुख्य वाक्य है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में संयोजक अवयव द्वारा साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल होता है। अर्थात जब दो साधारण वाक्य या सरल वाक्य या दो मिश्र वाक्य या एक साधारण और एक सरल वाक्य आपस में संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं, तब उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यहाँ पर प्रथम मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा एक मिश्र वाक्य है, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, और दूसरा भी मिश्र वाक्य है। यहाँ पर दो मिश्र वाक्य और के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। पहचानने के लिए अगर किसी वाक्य में और, तो भी, फिर भी, तो, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, या, इसलिए, नहीं तो, अथवा, अतः मिले, तब समझना चाहिए कि ये संयुक्त वाक्य है। अब हम वाक्यों का रूपांतरण देख सकते हैं। इससे पहले हम कुछ संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यह एक संयुक्त वाक्य है क्योंकि दो साधारण वाक्यों को और से जोड़ा गया है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ भी दो सरल वाक्यों को किंतु से जोड़ा गया है। बादल घिरे और मोर नाचने लगा। सूरज निकला और फूल खिल उठे। उसने अपराध किया इसलिए उसे दंडित किया गया। उसने कार्य किया फिर भी उसे मेहनताना नहीं मिला। आज अवकाश नहीं है तो वह काम पर चला गया। ये सब संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। अब कुछ वाक्य रूपांतरण देख लेते हैं। सरल वाक्य दिया गया है, हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। अब इसे किस तरह से संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। तो संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, तो यहाँ पर किंतु शब्द का उपयोग करके हम इसे आसानी से संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। मिश्र वाक्य, यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि वह निराश नहीं हुआ, तो यद्यपि और तथापि से का यूज करके या उपयोग करके हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। सरल से कुछ मिश्र वाक्य इस तरह से हैं, आप खुद इसे पहले करके देखिए फिर आगे हम बढ़ेंगे। जैसे कि सरल वाक्य, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। यहाँ पर अगर हम इसे मिश्र वाक्य बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, इसमें अगर हम जो का उपयोग कर दें तो इसे हम मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। जैसे उसने अपने मित्र का उसने पुस्तकालय खरीदा जो उसके मित्र का था। वहीं सरल वाक्य में अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, यहाँ भी हम जो का उपयोग कर सकते हैं। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि जो परिश्रमी होते हैं वे लड़के अच्छे होते हैं। सरल वाक्य में लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, तो जो कवि लोकप्रिय होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य से संयुक्त बनाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं किंतु, परंतु, और, इसलिए आदि का। तो यहाँ पर देखते हैं, अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। इसे संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। सरल वाक्य, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यह संयुक्त वाक्य हो गया। सरल वाक्य, गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। अब संयुक्त वाक्य में कैसे बनाएंगे। उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी, तो बल्कि का यूज हुआ है यहाँ पर। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। मिश्र वाक्य में उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। यहाँ की को हटा देना है और अर्थ को बदलना नहीं है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। अब वाक्य के अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक। विधिवाचक हम खा चुके हैं, ये सरल वाक्य होते हैं। मैं खाना खा चुका था तब वह आया, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ये सब विधिवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। निषेधवाचक में हमने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैं भूखा हूँ, मैंने भोजन नहीं किया। यहाँ पर नहीं शब्द को देखना है। निषेधवाचक मतलब नेगेटिव सेंटेंस। आज्ञावाचक में आज्ञा दिया जाता है, तुम खाओ, तुम पढ़ो, तुम जाओ। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम खा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। विस्मय सूचक में आश्चर्य प्रकट होता है, जैसे ओह, इसमें एक्सक्लेमेटरी जो सूचक जो चिन्ह है उनका उपयोग किया जाता है। विस्मय सूचक, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। संदेहवाचक में संदेह जताया जाता है, संदेह का बोध होता है, जैसे उसने खा लिया होगा, मैंने कहा होगा। इच्छावाचक में इच्छा जताई जाती है, जैसे तुम कार्य में सफल रहो, तुम बहुत आगे बढ़ो। इस तरह से इच्छावाचक में इच्छा दर्शाई जाती है, दिखाई जाती है। संकेतवाचक में का उदाहरण देखते हैं। पानी न बरसता तो धान न सूखता।